नमस्ते, जय श्री राम। कैसे आप सब लोग? होप यू आर डूइंग वेरी वेल। तो आज के इस लेक्चर में जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला था कि हम लोग देखने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम ऑफ दिस चैप्टर। ये हमारे चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरम है और ये 1-2 साल के अंदर तो ये थ्योरम जो है वो पूछी जाती है। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, वेरी इजी मेथड देखेंगे इसका सॉल्व करने का, इसको प्रूफ करने का। और ये 1-2 स्लाइड और लेगा अभी, क्योंकि मेरा व्हाइट बोर्ड अभी छोटा है तो ये दो स्लाइड अभी और ले सकता है, लेकिन ये आधी प्रूफिंग मैंने यहाँ पे लिख रखी है, आपको दिख रहा होगा। तो ये थ्योरम क्या कहता है, चलिए देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये थ्योरम कह रहा है कि W1 एंड W2 आर फाइनाइट डायमेंशन सबस्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस। एक बात और, जो लास्ट लेक्चर में मैंने वीडियो बनाई है वो भी थ्योरम्स पे ही बेस्ड है, उस पर मैंने जो चीज़ें बता रखी हैं वो इसमें थोड़ी सी हेल्प करेंगी आपको समझने के लिए। तो अगर आपने लास्ट वाले नहीं देखा है तो देख लीजिए, नहीं देखा है फिर भी चल जाएगा, थोड़ा सा आपको ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा इसमें। इफ W1 W2 आर फाइनाइट डायमेंशन सबस्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस V, अगर W1 W2 फाइनाइट डायमेंशन सबस्पेस हैं वेक्टर स्पेस V के, तो W1 प्लस W2 मतलब इसका जो सम होगा वो भी फाइनाइट डायमेंशन होगा, और उसके साथ साथ डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, वो इक्वल आएगी डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम ये वाला पोर्शन लेके चलेंगे, इसकी कुछ वैल्यू निकालेंगे, और वो वैल्यू निकालने के बाद जो वैल्यू मिलेगी उसको हमें इसके इक्वल प्रूफ करना होगा। मान लेते हैं कि अगर इसकी वैल्यू हमें 2 मिलती है, तो अगर हम इसको भी 2 के इक्वल प्रूफ कर देंगे तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक, तो क्या करेंगे हम लोग, इसमें ये वाला पोर्शन लेके चलेंगे, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, देन इस वाली वैल्यू को हम लोग इसके इक्वल जो वैल्यू मिली थी उसके इक्वल प्रूफ करेंगे। तो चलिए इसकी प्रूफिंग को देखते हैं कि किस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो लेट डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इज इक्वल टू के, हम लोग मान के चलते हैं कि जो ये वैल्यू यहाँ पे गिवन है डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2, इसकी वैल्यू कुछ के टाइप की गिवन है। आप कोई सा भी कांस्टेंट यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं, एंड सेट S इज इक्वल टू y1 या फिर आप गामा1 बोल लीजिए, गामा1 या फिर y1। तो यहाँ पे गामा1 गामा2 से लेकर के गामा k तक हम लोग गए। बी बेसिस ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। ठीक है, लास्ट लेक्चर में भी हम इसी तरीके से सारा कुछ प्रूफ कर रहे थे, ये यहाँ पे भी करेंगे। तो एंड सेट जो हमारा सेट है ये इस तरीके से बेसिस बना रहा है, किसका बना रहा है, क्योंकि इसमें देखिए के एलिमेंट है। डायमेंशन क्या करता है कि बेसिस के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं वही नंबर हमारे डायमेंशन होते हैं। तो जब ये के बता रहा है तो आप उसके बेसिस में कुछ भी करके के डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे मान लूँ तो x1 x2 इस तरीके से करके x के लिख सकती हूँ, आप जो मर्जी करें वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बेसिस के नंबर ऑफ एलिमेंट ही हमारे डायमेंशन होते हैं। अगर यहाँ पे मैं m लेती, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर देती, m कर देती, यहाँ पे t लेती तो यहाँ पे मैं t कर देती। ठीक है, तो वही चीज के लिया है हम लोगों ने। तो इसका जो एक सेट लिया है S, जो कि एक बेसिस को फॉर्म कर रहा है, किसका बेसिस, W1 इंटरसेक्शन W2 का। ठीक, लेट देन S जो होगा वो हमारा सबसेट होगा W1 का। ठीक है, और S जो है वो सबसेट होगा W2 का। मान लेते हैं कि कोई सबसेट का मतलब समझते हैं, जैसे कि W1 के अंदर आते हैं हमारे पास 1 2 3, ठीक, और W2 के अंदर आते हैं 2 3 4, 2 3 4। तो W1 इंटरसेक्शन W2 के अंदर क्या आएंगे, 2 और 3। इंटरसेक्शन का मतलब जो कॉमन पार्ट होता है, तो 2 3 है और इसमें भी 2 3 है, तो 2 3 इसके अंदर आएगा। अब क्या मैं कह सकती हूँ कि ये जो W1 इंटरसेक्शन W2 है वो इसका एक सबसेट फॉर्म करेगा, मतलब जो इसका बेसिस होगा वो एक सबसेट फॉर्म करेगा। वो लीस्ट है तो वो एक बेसिस को फॉर्म करेगा, मतलब सबसेट को फॉर्म करेगा। तो ये जो S होगा वो W1 का इंटरसेक्शन होगा। S क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, समझ लीजिए कि W1 इंटरसेक्शन W2 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो इसका सबसेट होगा। इसी तरीके से S W2 का भी सबसेट होगा, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया। तो S W1 का भी सबसेट होगा, S W2 का भी सबसेट होगा। इसलिए क्यों होगा, क्योंकि S एक बेसिस है, किसका बेसिस है, W1 इंटरसेक्शन W2 का। ठीक, सिंस S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, अब जब बेसिस है वो हमें ये पता है कि हाँ वो बेसिस है, तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा बेसिस की प्रॉपर्टी के थ्रू। ठीक है, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, एंड S इज सबसेट ऑफ W1। ठीक है, S को हम मान लेते हैं कि वो W1 का सबसेट है, यहाँ पे इवन ही हमारे पास। Therefore S can be extended to form a basis of W1। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया था कि W1 इंटरसेक्शन W2 सबसेट होगा किसका, W1 का, क्योंकि उसमें W1 में इससे ज्यादा एलिमेंट है तो वो उसका सबसेट होगा। तो अगर मैं W1 इंटरसेक्शन W2 में हमारे 2 3 थे, तो अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं मतलब बढ़ा दूं, ठीक है,
एक्सटेंड करूंगी मतलब इसमें 1 को भी डाल दूं तो क्या ये W1 के इक्वल नहीं हो जाएगा एक्सटेंड करने का मतलब, ठीक है। तो वही चीज कर रहे हैं कि अगर मैं S को क्या करूं एक्सटेंड करूं तो हमारा क्या होगा बेसिस फॉर्म होगा किसका W1 का। बात समझ में आ रही है। जब ये क्योंकि देखिए ये S जो है वो इसके अंदर का ही कोई पार्ट है, पूरा का पूरा पार्ट नहीं है, उसके अंदर का ही कोई पार्ट है। तो अगर मैं उसमें कुछ और एलिमेंट्स को जोड़ दूं तो क्या वो W1 के बेसिस को फॉर्म नहीं करेगा, करेगा, ऑब्वियस ही बात है इसमें। तो लेट मान लेते हैं S1, इसको अब हम एक्सटेंड करेंगे किसका बेसिस बनाने के लिए W1 का बेसिस बनाने के लिए। तो अगर हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो S1 इज इक्वल टू गामा1 गामा2, ये इतना सब तो रहेगा क्योंकि ये कॉमन है, ठीक, कॉमन वाला पोर्शन है। अब जो W1 का अपना जो पार्ट था जो कॉमन नहीं था उसको लिखेंगे, ठीक है। मान लेते हैं वो कुछ अल्फा1 अल्फा2 डॉट डॉट अल्फा m टाइप का कुछ एलिमेंट है, ये बेसिस बनाते किसका W1 का, ठीक। तो डायमेंशन क्या हो जाएगा इसका, इसका डायमेंशन हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन तो क्या है 1 से k तक गया k हो गया, यहाँ से यहाँ तक m हो गया, ठीक। तो इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ W1 इज इक्वल टू k प्लस m हो जाएगा। उसके बाद सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं S को एक्सटेंड करके क्या बना सकते हैं W2, क्योंकि ये जो है सबसेट है W2 का भी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सिमिलरली, आप लिख सकते हैं कि S कैन बी एक्सटेंडेड टू फॉर्म अ बेसिस ऑफ W2, ठीक है, क्योंकि वो उसके अंदर का भी एक कॉमन पार्ट लेके चल रहा है तो कॉमन लेगा, उसके अंदर कुछ एलिमेंट होंगे जो W2 के पर्सनली होंगे, ठीक है। तो वही एलिमेंट्स को हम यहाँ पे लिखेंगे कि S2 जो है उसको एक्सटेंड मतलब S को एक्सटेंड करके हम लोग एक नया सेट S2 ले रहे हैं जो बेसिस बनाएगा किसका W2 का। तो यहाँ पे मान लेते हैं गामा1 से गामा k तक रहेगा ही रहेगा, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि कॉमन वाला पार्ट है। अब जो W2 का अपना है उसको इसमें कुछ डालेंगे हम लोग एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे B1 B2 से लेकर के BT तक डालें। यहाँ तक के टोटल एलिमेंट कितने हैं T, जैसे अगर हम 1 2 3 डॉट 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 n तक जाते हैं तो यहाँ से यहाँ तक के टोटल एलिमेंट कितने होते हैं n होते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे मैंने लिखा 1 से लेकर के m तक गए तो ये m हो गया, 1 से लेकर के k तक गए तो k हो गया, तो यहाँ से k प्लस m निकला। वैसे यहाँ से अगर इसका डायमेंशन देखेंगे तो मतलब डायमेंशन दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक के k हो जाएंगे और यहाँ से यहाँ तक के t हो जाएंगे। तो डायमेंशन ऑफ W2 किसके इक्वल हो जाएगा, k प्लस t के इक्वल। डायमेंशन ऑफ W2 इज इक्वल टू k प्लस t के और यहाँ से t। तो अगर मैं अब इसकी वैल्यू को निकालूँ, इसकी डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ, डायमेंशन ऑफ W1 की वैल्यू को मैंने लिखा है यहाँ से k है, k प्लस m है, ठीक है। डायमेंशन ऑफ W1 यहाँ से इसको मैंने इक्वेशन a ले लिया है, ये a लेते हैं, ठीक, और ये b लेते हैं, ए बी का यूज करेंगे। तो डायमेंशन ऑफ W1 की वैल्यू को हमने रखा k प्लस m और डायमेंशन ऑफ W2 की वैल्यू को रखा k प्लस t, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन डायमेंशन ऑफ W2 की वैल्यू को रखा, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हम लेके चले थे, k मान के चले थे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एक k से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा k प्लस m प्लस t, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू, इतने पार्ट की जो वैल्यू हमारे पास आई वो k प्लस m प्लस t टाइप की कुछ वैल्यू हमारे सामने आई। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए कि हम इसकी भी वैल्यू को अगर k प्लस m प्लस t के इक्वल प्रूफ कर दें तो ये जो हमारे दोनों साइड के इक्वेशंस हैं ये आपस में इक्वेट करेंगे, मतलब ये इक्वल हो जाएंगे। मतलब अगर हम इसकी वैल्यू को इसके इक्वल प्रूफ कर दें, इसकी वैल्यू इसके इक्वल प्रूफ है, तो ये दोनों आपस में भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक। तो चलिए देखते हैं कि इसकी वैल्यू को हम इस तरीके से कैसे प्रूफ करेंगे। तो देखिए अब क्या करेंगे, अब नाउ वी हैव टू शो दैट, अब हमें यही प्रूफ करना है कि डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इज इक्वल टू k प्लस m प्लस t, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या क्लेम करेंगे, हम कोई सा भी एक, देखिए अब हमें क्या चाहिए कि इसका जो डायमेंशन है वो k प्लस m प्लस t के इक्वल आए। तो इसके अंदर हम लोग कोई एक ऐसा उसका बेसिस फॉर्म करेंगे जिसमें 1 से लेकर k तक एलिमेंट हो, फिर 1 से लेकर के m तक के एलिमेंट हो, फिर 1 से लेकर के t तक एलिमेंट हो। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो वो k प्लस m प्लस t आएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम एक ऐसा यहाँ पे सेट लेंगे, बहुत ही सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, ठीक। वी क्लेम द सेट SA, हम एक सेट लेंगे SA जिसके अंदर एलिमेंट कौन कौन से ले रहे हैं आपको ये ध्यान देना है। गामा1 से गामा k तक ले रहे हैं जिससे ये k आएगा, अल्फा1 से अल्फा m तक ले रहे हैं जिससे ये m आएगा, और बीटा1 से बीटा t तक ले रहे हैं जिससे ये t आएगा। हम लोग क्या क्लेम कर रहे हैं कि ये एक बेसिस बनाते हैं किसका, W1 प्लस W2 का, ठीक। अगर बेसिस बनाते हैं तो हमें इसमें ये प्रूफ करना होगा कि ये जो ऐसे है
वो जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। बेसिस की जो प्रॉपर्टीज होती है बस उसको प्रूफ करेंगे और हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। बहुत सिंपल सा है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको देखिए, इसका हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन पहले लेंगे। लीनियर कॉम्बिनेशन किसी स्केलर के साथ में किसी कांस्टेंट के साथ में सबको प्रोडक्ट करके ऐड कर देना रहता है। तो यहाँ पे मैं करूंगी C1 गामा 1 प्लस C2 गामा 2 प्लस डॉट डॉट C के गामा के, उसके बाद प्लस A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 डॉट डॉट AM अल्फा M प्लस B1 बीटा 1 प्लस B2 बीटा 2 प्लस डॉट डॉट BT बीटा T इज इक्वल्स टू 0। तो उसके बाद चूंकि हम क्या जानते हैं, C1 गामा 1 प्लस C2 गामा 2 प्लस डॉट डॉट C के गामा के प्लस अल्फा 1 A1 प्लस अल्फा 2 A2, ये जब हम लोग अभी ऊपर पढ़े थे कि ये बेसिस होता है, किसका बेसिस फॉर्म कर रहा था, ये W1 का बेसिस फॉर्म कर रहा था। तो जब W1 का बेसिस फॉर्म कर रहा था तो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन W1 के अंदर आएगा। ठीक है, फ्रॉम अबव या फिर फ्रॉम अब यहाँ पे आपको लिख लेना है, आपकी कॉपी में ऊपर होगा। तो फ्रॉम अबव हम जानते कि ये जो था हमारा गामा 1 गामा 2 गामा के से लेके अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा M, ये हमारा बेसिस बना रहा था किसका, W1 का। यहाँ पे लिख सकते हैं आप S1 इज अ सबसेट ऑफ W1, S1 सबसेट है W1 का, तो वहां से उसका लीनियर कॉम्बिनेशन W1 के अंदर आएगा। ठीक है, वो हम लोगों ने लिख लिया कि बिलोंग करेगा W1 में। उसी तरीके से जो B1 बीटा 1 था, B2 बीटा 2 प्लस BT बीटा T, ये W2 के अंदर आएगा। ठीक है, W2 के अंदर, क्योंकि इसमें B1 B2 मतलब बीटा 1 बीटा 2 बीटा T तक हम लोग उसमें गए थे, तो वो W2 का बेसिस फॉर्म करेगा। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए, अब यहाँ से ऊपर वाली क्वेश्चन जो हम लोगों ने ली थी, इसकी वाली जो ऐसे का जो हम लोगों ने लीनियर कॉम्बिनेशन लिया था, इसको हम मान लेते हैं कि ये है इक्वेशन हमारी कुछ x। तो फ्रॉम x यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे फ्रॉम x से अगर हम इतने पार्ट को क्या करें, 0 के उधर भेज दे, तो ये सारे के सारे पार्ट नेगेटिव हो जाएंगे। कहाँ से कहाँ तक, ये m तक। ठीक है, तो B1 बीटा 1 B2 बीटा 2 को हम लोगों ने एज इट इज यहाँ पे रखा, ये देखिए। उसके बाद इक्वल किया और ये सारी की सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, उधर जाएगी। तो C1 नेगेटिव को बाहर किया, यहाँ पे ब्रेसेस का यूज किया, C1y1 प्लस C2y2 से लेकर के अल्फा M AM तक हम लोग गए। ठीक, अब हम लोग क्या जानते हैं कि ये जो है W1 के बराबर हो गया। यहाँ से अगर देखें तो इसकी वैल्यू किसके बराबर है, W1 के, क्योंकि ये W1 में बिलोंग कर रहा है। अगर हम इस इक्वेशन को क्या मान लें, M मान लेते हैं। ठीक, कैपिटल M। तो यहाँ से फ्रॉम कैपिटल M इसकी जो वैल्यू होगी वो W1 के इक्वल होगी, मतलब W1 में बिलोंग करेगी। तो इसका मतलब ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल है, तो ये भी W1 में बिलोंग करेगा। अगर 4 हमारा सेट A में बिलोंग करता है, ठीक, और 4 किसके इक्वल है, कोई और वैल्यू मान लेते हैं A, ये इसके इक्वल है, तो A भी A में बिलोंग करेगा। ठीक, वही चीज यहाँ पे है, जब इतनी वैल्यू W1 में बिलोंग कर रही है और इतनी वैल्यू जो है वो B1 बीटा 1 और इसके इक्वल है, तो ये वैल्यू भी हमारी W1 में बिलोंग करेगी। फ्रॉम M आपको लिख लेना, ये इक्वेशन है हमारी M। ठीक, उसके बाद B1 बीटा 1 B2 बीटा 2 ये हमारा बिलोंग करेगा W1 इंटरसेक्शन W2 में। अब ये कैसे बिलोंग करेगा, क्योंकि देखिए ये हमारा W2 में भी बिलोंग कर रहा है, ये W1 में भी बिलोंग कर रहा है। जब दोनों में मतलब बिलोंग कर रहा है, मतलब ये कॉमन पार्ट है, तो ये W1 इंटरसेक्शन W2 में भी बिलोंग करेगा। अगर इस इक्वेशन को मैं n मान लूँ, तो फ्रॉम m एंड m मतलब ये वाला आपको देखे चलना है, वो m हमें बता रहा है कि यहाँ से है, और इसको हम मान लेते हैं कुछ l टाइप का। तो यहाँ पे फ्रॉम l एंड n, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये दोनों में जब है W1 में भी है W2 में, तो इसके इंटरसेक्शन में भी आएगा। बस अब यहीं पे हमारा थोड़ा सा कंप्लीट होता है। तो इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। तो जब ये इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, तो ये इसके लीनियर कॉम्बिनेशन को भी फॉर्म करेगा। ठीक है, तो हम B1 बीटा 1 प्लस B2 बीटा T इसको किसके इक्वल लेते हैं हम लोग, D1 Y1 प्लस DK YK तक जाते हैं, क्योंकि W1 इंटरसेक्शन W1 इंटरसेक्शन W2 का डायमेंशन हम लोगों ने क्या लिया था, K लिया था। उसके अंदर एलिमेंट कौन कौन से थे, गामा 1 गामा 2 गामा K। तो ये जो होगा हमारा वो इसके इक्वल आएगा। ठीक है, क्योंकि ये भी बिलोंग कर रहा है W1 इंटरसेक्शन W2 में, और जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा था अभी वो भी बिलोंग कर रहा था W1 इंटरसेक्शन W2 में, K वाला। तो अब ये जब इसके इक्वल आ गया, तो हम लोग इसको इस साइड में लेके आएंगे। ठीक, तो B1 बीटा 1 इतना पूरा हम लोगों ने इधर किया, तो ये माइनस में होता चला जाएगा सारी की सारी वैल्यूज। अब उसके बाद B1 बीटा 1 बीटा 2
बीटा 1 बीटा 2 से लेकर के बीटा t, और उसके बाद गामा 1 से लेकर के गामा k, ये सब लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू हो जाएगी b1 b2 b2 b3 करते करते पूरा bt तक, इन सब की वैल्यूज कितनी हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। उसके बाद अब हमें क्या पता है कि इसकी वैल्यू इसके इक्वल है, ठीक। तो क्या करेंगे हम लोग, इसकी वैल्यू को भी 0 के इक्वल पुट कर देंगे क्योंकि लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ से हमें c1 c2 c सभी जितने भी यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है उन सब की वैल्यू 0 देखने को मिल जाएंगी। और लीनियरली इंडिपेंडेंट में यही चाहिए कि जैसे c1 है c2 ck a1 a2 am से लेकर के b1 b2 bt, इन सब की वैल्यू हमें 0 चाहिए। तो यहाँ से हम लोगों ने प्रूफ कर लिया, जब हम लोगों ने इसका इंटरसेक्शन देखा तो वहां से इसकी इक्वल हो गया। और ये हमारा क्या होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो ये भी कैसा हो गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट, b1 b2 bt इन सब की वैल्यू 0 आ गई। अब उसके बाद ये पूरा पोर्शन किसके इक्वल है, यहाँ पे देखिए यहाँ वाले क्वेश्चन से ये इसके इक्वल है, तो ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल। और यहाँ से c1 c2 ck a1 a2 am इन सब की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से जितने भी हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स हैं उन सब की वैल्यू 0 हो गई। तो ये कैसा हो गया, ये हो गया हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब बस थोड़ी सी 2 लाइन का और बचा हुआ, उसको भी देख लेते हैं। तो अब हम लोग को क्या दिखाना है, अब हम लोग को दिखाना है लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखा लिया हम लोग को, जो हम लोगों ने लीनियर कॉम्बिनेशन लिया था एस अल्फा। अब हम लोगों को उसको W1 प्लस W2 के इक्वल दिखा देना है। अगर वो इक्वल हो जाएगा तो इसकी जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो इसके डायमेंशन बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से नाउ हमें ये गिवन है, ये हमारे थ्योरम में ही गिवन है कि जो W1 प्लस W2 है ये सब स्पेस है किसका, V का सब स्पेस है। तो हम मान लेते हैं कि जो L लीनियर कॉम्बिनेशन होगा एस अल्फा का वो बिलोंग करेगा W1 प्लस W2 में, ठीक है। और उसके बाद अगेन हम क्या करते हैं, अल्फा लेते हैं, अल्फा बी एनी एलिमेंट ऑफ W1 प्लस W2। मान लेते हैं अल्फा कोई एलिमेंट है किसका, W1 प्लस W2 का, तो अल्फा होगा वो सम एलिमेंट होगा ऑफ W1 प्लस सम एलिमेंट होगा W2 का, ठीक है। जैसे 5 है, ठीक है, यहाँ W1 में हमारा 3 लाई करता है और W2 में 2 करता है। तो यहाँ पे मैं 3 प्लस 2 5 को लिख सकती हूँ, और इसको क्या लिखूंगी, सम एलिमेंट ऑफ W1, और इसको लिखूंगी सम एलिमेंट ऑफ W2। तो यही चीज लिखा है यहाँ पे, अल्फा इज इक्वल्स टू सम एलिमेंट ऑफ W1 प्लस सम एलिमेंट ऑफ W2। उसके बाद ये क्या हो गया, ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एस अल्फा हो गया। तो यहाँ से अल्फा जो होगा वो एस लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एस अल्फा के में बिलोंग करेगा, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, यहाँ पे हम लोगों ने ले रखा है W1 प्लस W2, मतलब अल्फा W1 प्लस W2 में बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से W1 प्लस W2 बिलोंग करेगा हमारे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एस अल्फा में। तो जब ये इसमें बिलोंग कर रहा है और ये इसका सबसेट है तो ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एस अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, W1 प्लस W2 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे कि एस अल्फा जो है वो बेसिस बनाता है किसका, W1 प्लस W2 का। जब बेसिस बना दिया तो एस अल्फा के अंदर एलिमेंट कौन कौन से थे, गामा 1 गामा 2 डॉट डॉट गामा के, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा m, बीटा 1 बीटा 2 बीटा t। तो अब जब ये इसका बेसिस बना रहा है, हमें बेसिस ही प्रूफ करना था, तो जब बेसिस बना दिया तो इसका जो डायमेंशन होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट के इक्वल। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, k है, यहाँ पे 1 से m मतलब m गया, यहाँ पे गया t, तो ये k प्लस m प्लस t के इक्वल हो गया। तो जब ये k प्लस m प्लस t के इक्वल हो गया तो डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इक्वल किसके हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 के। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना मत भूलिएगा, एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।